गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में समसूत्री विभाजन जो था उस समसूत्री विभाजन की जो स्टेप जो थी हमारी कौन कौन सी थी, जो केंद्रक, क्योंकि समसूत्री विभाजन जो था उसको कितने भागों में बांट दिया था, दो भागों में। एक केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन, साइटोकाइनेसिस, ये दो पादप कोशिकाओं में अलग तरीके से, इस तरीके से समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजित होकर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, दो कोशिकाएं बनती है। तो समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहती है, अर्थात संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आनुवंशिकी और कार्य के रूप से पुत्री कोशिकाओं में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात हुबहू जनक कोशिका के क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन के महत्व की बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन के महत्व में पहला है वृद्धि। तो हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, चाहे वो किसी रूप में हो, तो वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक कायिक कोशिका होती है और एक जनक कोशिका होती है। तो जितनी भी कायिक कोशिकाएं जो हैं उन सभी कायिक कोशिकाएं जो वृद्धि के लिए क्या होती हैं, सहायक होती हैं, और कायिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जनक कोशिकाएं जो हैं उनमें भी समसूत्री विभाजन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वहाँ भी समसूत्री विभाजन होता है। परंतु अगर उच्च श्रेणी के जीवों की बात करते हैं तो जनक कोशिकाओं में एक बार क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या वहाँ पर क्या हो जाएगी, आदि हो जाए। अर्थात जनक कोशिका से जब गुणसूत्रों का युग्मकों का निर्माण होता है तो जनक कोशिका से युग्मक निर्माण 3 स्टेप में, गुणन प्रावस्था, उसके बाद में वृद्धि प्रावस्था और उसके बाद में परिपक्वन प्रावस्था, ये होती है। तो गुणन प्रावस्था जो है, गुणन प्रावस्था में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण जो जनक कोशिका जो है उस जनक कोशिका की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होकर क्या बना लेती है, जनक कोशिका, बहुत सारी जनक कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो जनक कोशिका जो है, जर्माइनल सेल, जो उसमें भी समसूत्री विभाजन होता है, वहाँ भी समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, उन कोशिकाओं का गुणन होता है। और कायिक कोशिका जो है, कायिक कोशिका में लगातार क्या होता है, विभाजन होता रहता है, विभाजन के द्वारा जीव की वृद्धि होती रहती है। जैसे मान लो हमारे कोई चोट लगी, और चोट के लिए जैसे जहाँ पर चोट लगी है उस स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, और जब नई कोशिका जब बनेगी तो उसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो सेम कोशिकाएं बनती है। तो वृद्धि की बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, चाहे कायिक कोशिका हो चाहे जनन कोशिका हो, तो उन सभी में क्या होती है, संख्या में वृद्धि होती है। जीवों की शारीरिक एवं कायिक वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन जिम्मेदार होता है, यहाँ पर कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभेदन आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो वृद्धि जो हो रही है जीव में, अर्थात जीव का निर्माण कहाँ से चालू होता है, एक कोशिका से। अगर जीव की बात करते हैं, यहाँ पर एक कोशिका जो है नरयुग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों मिलते हैं और मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जीव की प्रथम कोशिका जो होती है, जिसे क्या कहा जाता है, युग्मनज। तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का, जो एक कोशिका, अर्थात जीव का शरीर का निर्माण एक कोशिका से प्रारंभ होता है। अब इस युग्मनज में लगातार कौन से विभाजन होते रहेंगे, समसूत्री विभाजन होते रहेंगे, और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये लगातार क्या करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा, और धीरे धीरे जीव की कोशिका की संख्या में वृद्धि होती रहेगी, तो जीव में भी क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। उसके बाद में गुणसूत्र का समान वितरण,
क्योंकि समसूत्री विभाजन जो है उस समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। हमने देखा कि जब गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों पर जाते हैं तो गुणसूत्र जो है बीच में से अर्थात गुणसूत्र बिंदु से विभाजित होता है, विभाजित होकर एक कोशिका जो है, जैसे मान लो इस कोशिका है, इस कोशिका में ये गुणसूत्र एक गुणसूत्र की बात मान करती है हम तो यहाँ से ये जो यहाँ से ये विभाजित हो जाएगा और विभाजित होकर एक गुणसूत्र का एक भाग इधर पहुँचता है, एक इधर पहुँचता है। अर्थात यहाँ पर जो संख्या जो है उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर संख्या में पर तो समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात जितनी संख्या पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की होगी उतनी संख्या जनक कोशिका में होगी, जिसके कारण इससे गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या जो निश्चित बनी रहती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, वो किसके द्वारा बनी रहती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। अतः पुत्री कोशिकाएं गुणसूत्रों की संख्या में लक्षणों के में जनक कोशिका के क्या होती है, हुबहू होती है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा बनने वाली पुत्री कोशिकाएं जो है उन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी तो उस कोशिका में उत्पन्न लक्षण जो है जनक कोशिका के समान होंगे, चाहे वो कार्य के रूप से हो चाहे वो आनुवंशिक रूप से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पर अगर गुणसूत्र जैसे एक कोशिका ये है 2n, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन से कितनी बनी, पुत्री कोशिकाएं ये और ये पुत्री कोशिकाएं, तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी, 2n। अब इसमें फिर समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर भी दो कोशिकाएं बन रही है तो यहाँ पर मान ली 2n होगी और यहाँ पर भी 2n होगी। अर्थात यहाँ पर समसूत्री विभाजन के द्वारा जो नई पुत्री कोशिकाएं बनती है उन नई पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मात्र कोशिका के समान होती है। अर्थात यहाँ पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में तीसरा जो है महत्व की बात करते हैं। यहाँ पर देखो कोशिका के केंद्रक विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर केंद्रक विभाजन होगा, कब होगा केंद्रक विभाजन, जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो प्रौढ़ कोशिका में कोशिका द्रव बढ़ जाता है, जो बूढ़ी कोशिका जो हो जाती है, जो कोशिका परिपक्व हो जाती है तो उसमें कोशिका द्रव बढ़ जाता है और कोशिका द्रव बढ़ने से आता है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन के लिए जो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव का अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोशिका द्रव का अनुपात बढ़ जाएगा तो कोशिका द्रव अनुपात बढ़ जाने के कारण यहाँ पे आगे विभाजन नहीं कर पाएगी कोशिका। तो कोशिका द्रव कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन कोशिकाओं के केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव का अनुपात जो है वो क्या बनाए रखती है, नियत बनाए रखती है, समान बनाए रखती है। अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ने लगती है तो यहाँ पर कौन सा विभाजन हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा जो नई बनने वाली कोशिकाओं में वापस कोशिका द्रव की मात्रा क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। अर्थात दोनों का अनुपात जो है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अगर अनुपात बैलेंस नहीं होगा तो कोशिका आगे विभाजित नहीं कर पाएगी और कोशिका धीरे धीरे क्या हो जाएगी, प्रौढ़ हो जाती है और उसमें आगे विभाजन नहीं हो पाएगा। क्लियर। जो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड जो विभाजन है वो है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं कि अर्ध का मतलब आधा, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। अर्थात वह विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री
बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। बनने वाली पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, से आधी रह जाती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी रह जाएगी? बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी? आधी रह जाती है। तो वह विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। अर्थात यहाँ पर जो है गुणसूत्र, जैसे मान लो कि इस कोशिका जो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो इस विभाजन से बनने वाली पुत्री कोशिकाएं जो है उन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या रह जाएगी? आधी रह जाती है। तो यहाँ पर भी n होगी, इसमें भी n होगी, इसमें भी n होगी और इसमें भी n होगी। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो है, जो पुत्री कोशिका है, ये जनक कोशिका है। और ये जो है ये कौन सी कोशिका है? पुत्री कोशिका है। तो यहाँ पर जो होने वाले विभाजन जो है ये कहाँ होगा? जो जनन कोशिकाओं में सही है विभाजन। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है। यह विभाजन जो होगा, ये विभाजन किसमें होगा? जनन कोशिकाएं, हमारे शरीर के अंदर कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं, लिंगी और अलिंगी कोशिकाएं पाई जाती है। तो लिंगी कोशिकाएं जो होती है और इस तो उनमें यह विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। तो उच्च श्रेणी के जीव जो होते हैं, उच्च श्रेणी के जीवों में यह विभाजन जो है लिंगी कोशिकाओं में होगा और इस विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। कुछ निम्न श्रेणी के जीव जो होते हैं उनमें क्या बनता है? वो जीव अगुणित होते हैं और उन अगुणित कोशिकाओं में पहले समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा और उसके बाद में उस युग्मकों में उनमें क्या होता है कि जब युग्मकों से दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो एक द्विगुणित संतति का निर्माण होता है। उस द्विगुणित संतति में वापिस अर्धसूत्री विभाजन होकर अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है? अगुणित जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यह विभाजन जो है अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? कि वह विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो किसके समान होती है? मात्र कोशिका के आधी रह जाती है। मात्र कोशिका जो है उससे क्या रह जाएगी? आधी रह जाती है। जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उस अर्धसूत्री विभाजन को 2 स्टेप में बांट दिया जाता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो यहाँ पर 2 प्रकार का विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है इसे क्या कहा जाता है? न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। इसे न्यूनकारी विभाजन
क्यों? क्योंकि इस विभाजन में ही गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या होती है, आधी रह जाएगी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है यह समसूत्री विभाजन के समान होगा। यह है समसूत्री विभाजन के समान होता है। अब जो अर्धसूत्री विभाजन जो है, इस अर्धसूत्री विभाजन को कौन कौन सी अवस्थाओं में बांटा जाता है? जैसे सबसे पहले अवस्था जो होती है वो होती है प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है तो कौन सी हो जाएगी? प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद में एनाफेज फर्स्ट, उसके बाद में टीलोफेज फर्स्ट। और अब यहाँ पर ये प्रोफेज जो अवस्था होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन की जो महत्वपूर्ण घटना जो है वो घटित होती है। तो जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था को पुनः 5 उप अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। और वो 5 अवस्थाएं जो हैं वो है कौन कौन सी? लेप्टोटीन, पहली अवस्था जो है वो है लेप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पैकाइटीन। यहाँ पर अगर देखेंगे पैकाइटीन, पैकाइटीन के बाद में डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन जो है उसके बाद में डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन और नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस तो इन अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। तो प्रोफेज अवस्था जो है, प्रोफेज को पुनः 5 उप अवस्थाओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये तो अवस्था तो हो गई किसकी? अर्धसूत्री विभाजन की। केंद्रक विभाजन जो होता है उसकी, इसमें भी वही कोशिका द्रव विभाजन भी होगा। उसके बाद में ये जो है इसको वही बांटेंगे प्रोफेज, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। और उसके बाद में क्या होगा? कोशिका द्रव विभाजन होगा। तो ये संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन जो है, इस अर्धसूत्री विभाजन को सबसे 2 भागों में बांट दिया। अर्धसूत्री विभाजन, पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और फर्स्ट होने के बाद में कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो है ये सबसे लंबी प्रावस्था होगी, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रावस्था है। इसको पुनः 5 उप अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, उसके बाद में पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इनके बारे में अपन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।